अरे आकृति, भाई हमारी चाय के साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, जानती हो ना कैसी चाय पसंद है हमें। कल के लिए सॉरी मम्मी जी, पर आज ऐसी कड़क चाय बनाऊंगी कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। वो तो कल ननद रानी को शौक चढ़ा था नई रेसिपी ट्राई करने का, इसीलिए स्वाद आपके मिजाज का नहीं बना। तभी मैं कहूँ, मेरे सर्वगुण संपन्न बहू के हाथों को आज क्या हो गया जो सुबह सुबह सास की चाय का ही कल्याण कर डाला। भाभी भाभी प्लीज बचा लो, कॉलेज में आज मैकेनिकल वाइब्रेशन का असाइनमेंट सबमिट करना है। प्रोफेसर खन्ना इतने खड़ूस है कि अगर जरा भी गलती हुई तो मुझे क्लास में बेइज्जत करके निकाल देंगे। प्लीज इसकी न्यूमेरिकल चेक कर दो ना। नेहा तुम भी ना, रात को क्या कर रही थी? लाओ दो इधर। ये देखो तुमने यहाँ थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला ही गलत लगाया है। लाओ 5 मिनट दो, मैं इसे ठीक करके पूरा कोड रन कर देती हूँ। वाह, यहाँ कॉलेज की पढ़ाई रसोई के स्लैब पर ही हो रही है। नेहा, अपनी भाभी से कुछ घर का काम भी सीख ले। असाइनमेंट तो ठीक है, पर जब ससुराल जाएगी और वहां मिक्सचर खराब होगा तो क्या वहां ये फॉर्मूला सुनाएगी? नहीं मम्मी, फॉर्मूला नहीं सुनाऊंगी, अपनी टैलेंटेड भाभी की तरह अपने हाथों से मिक्सचर को सुधार दूंगी। अरे यार, इस भयंकर गर्मी में इस कूलर को भी अभी दम तोड़ना था। माँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, बिजली वाले सिंटू को लेकर आता हूँ। बिना कूलर के तो आज रात को भूत बन जाएंगे हम सब। अरे सुशांत जी ठहरिए, जरा रुकिए। मैकेनिक को बुलाएंगे, वो 500 रुपए विजिटिंग फीस लेगा, फिर कहेगा मोटर खराब है और ये वो 2 दिन लटकाएगा। चलिए वो पेचकश और टेप मुझे दीजिए। लो, अब हमारी बहू स्टूल पर चढ़कर बिजली विभाग का ठेका लेगी। अरे आकृति, बिजली का काम है, कहीं झटका वटका लग गया तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी होगी कि सास ने बहू को करंट लगवा दिया। मम्मी जी, आपकी बहू ने 4 साल तक मोटरों और मशीनों के साथ ही दिवाली मनाई है, ये कूलर क्या चीज है। सुशांत जी जरा स्विच ऑफ रखिएगा। आकृति फुर्ती से कूलर के पंखे के तार को खोलती है, अपनी उंगलियों से कुछ एडजस्ट करती है, थोड़ा सा ऑयल डालती है और वापस कस देती है। सुशांत जी जरा बटन ऑन कीजिए। सुशांत बटन ऑन करता है और कूलर पूरी स्पीड से नाचने लगा। वाह आकृति, तुम तो सच में जीनियस हो। मेरे 500 रुपए भी बच गए और गर्मी में जान भी। हाँ, रुपए तो बच गए। चलो अब ये कूलर का तमाशा खत्म हुआ हो तो जरा फ्रिज की तरफ भी देख लो, सुबह से वो ऐसे घुरघुरा रहा है। लाओ मम्मी जी, फ्रिज का पिछला कंप्रेसर भी साफ कर देती हूँ, उसका डस्ट फिल्टर जाम हो गया होगा शायद। उषा, बहू को थोड़ा सांस तो लेने दो, सुबह से मशीन की तरह लगी हुई है। अरे तो मैंने क्या मना किया है, मैं तो बस इसके हुनर का सही इस्तेमाल करवा रही हूँ। आखिर इतनी महंगी पढ़ाई का कुछ तो फायदा मिले इस घर को। आकृति ने जल्दी से फ्रिज को ठीक किया। रात में सुशांत अपने ऑफिस के काम को लेकर सिर पकड़कर बैठा था। अरे मिश्रा जी, ये क्लाइंट का पूरा अकाउंट मिसमैच हो रहा है। अगर ये ऑडिट रिपोर्ट शाम तक सबमिट नहीं हुई तो बॉस मेरी नौकरी का मैकेनिकल डिफॉर्मेशन कर देगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मैक्रो रन क्यों नहीं हो रहा। क्या हुआ सुशांत जी, इतने परेशान क्यों है? आकृति, ये ऑफिस का डेटा है, कंपनी का पूरा अकाउंटिंग लॉजिक उलझ गया है। दिखाइए मुझे। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ वी लुकअप का सिंटेक्स ही गलत डाला है और ये जो मैक्रो है ना, इसका पाथवे ब्लॉक है। रुके, मैं एक छोटा सा पाइथन स्क्रिप्ट लिख देती हूँ, ये डेटा खुद ब खुद सॉर्ट हो जाएगा। आकृति की उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चलती है जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। 2 मिनट के भीतर स्क्रीन पर हरी बत्तियां जल जाती है और सारा डेटा बिल्कुल साफ हो जाता है। ओ भाई साहब, जो काम हमारी आईटी टीम 3 दिन से नहीं कर पा रही थी, तुमने 3 मिनट पकड़ दिया। तुम सच में घर में क्यों बैठी हो आकृति? घर में इसलिए बैठी है ताकि शाम को जो नेहा को देखने मेहमान आने वाले हैं ना, उनके लिए समोसे और कचौड़ी बना सके। सुशांत, अपनी पत्नी की तारीफें बाद में करना, पहले बाजार जाकर पनीर और खोया लेकर आ। मेहमानों के सामने तुम्हारी ये एक्सेल शीट नहीं परोसी जाएगी। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा मेनू तैयार है। शाही पनीर, खस्ता कचौड़ी और डेजर्ट में मैंने 3 लेयर मैंगो जूस बनाया है। ये मैंगो क्या होता है? हमारे जमाने में तो हलवाई या खीर बनती थी, ये कोई नया इंजीनियरिंग का रायता तो नहीं है? आप चेक कर देखिएगा मम्मी जी, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शाम को मेहमान आते हैं, लड़का और उसके माता पिता आकृति के बनाए खाने की तारीफ करते नहीं थकते। अरे उषा जी, ये कचौड़ी किसने बनाई है? इतनी खस्ता है कि मुंह में जाती ही खुल गई। और ये जो आम का मीठा है, ये तो किसी 5 स्टार होटल जैसा है। अरे बहन जी, ये तो कुछ नहीं, ये तो हमारी बहू आकृति ने बस ऐसे ही खेल खेल में बना दिया। पढ़ी लिखी लड़की है ना, तो नाप तोल कर खाना बनाती है। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर है, पर रसोई में इसका कोई सानी नहीं है।
वाह भाई वाह, ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू तो आज के जमाने में किस्मत वालों को ही मिलती है। रात को जब सब चले जाते हैं तो आकृति अपनी थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर बैठती है। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सास की हल्की फुल्की नोक-झोंक में भी एक अपनापन था, पर तभी एक नोटिफिकेशन उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। क्लास ऑफ 2018 मैकेनिकल एवेंजर्स। अरे ये तो कॉलेज का ग्रुप है। पूजा, निशा, कीर्ति सब इसमें है। वो तुरंत ग्रुप में शामिल हो जाती है। ओ माय गॉड आकृति, द यूनिवर्सिटी टॉपर, तुम कहाँ गायब हो यार इतने सालों बाद? हाँ पूजा, मैं बस घर परिवार में थोड़ी बिजी हो गई थी। तुम लोग बताओ कहाँ हो आजकल? मैं तो बेंगलुरु में हूँ यार, एक टेक जॉइंट में सीनियर सिस्टम आर्किटेक्ट हूँ। पैकेज मत पूछना, टैक्स देते देते थक जाती हूँ। और मैं दिल्ली में एक मल्टीनेशनल फर्म में हेड एचआर हूँ, रोज 100 लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ। वैसे आकृति तुम किस फर्म में हो? तुम्हारा तो कैंपस सिलेक्शन सबसे पहले हुआ था ना, जरूर लंबा हाथ मारा होगा तूने। अरे यार मैं तो फिलहाल घर संभाल रही हूँ। आई एम अ प्राउड हाउसवाइफ। ग्रुप में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर कीर्ति का मैसेज आता है। ओह दैट्स नाइस, मतलब तुमने वो पूरी गोल्ड मेडलिस्ट वाली पढ़ाई सिर्फ रोटियां गोल बनाने के लिए की थी। चलो चॉइस अपनी अपनी। सुनो गर्ल्स, बहुत दिन हो गए, इस समर वेकेशन में हम सब ओनली गर्ल्स ट्रिप पर मनाली चल रहे हैं। कोई पति नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई ऑफिस नहीं, सिर्फ हमारी पुरानी सहेलियां और पुरानी यादें। आई एम इन। मेरा बॉस मना कर रहा था, मैंने कह दिया नो लीव नो वर्क, रिजाइन कर दूंगी। झुकती नहीं है ये निशा। मनाली, कितना वक्त हो गया मैं घर से बाहर ही नहीं निकली, पर क्या मैं जा पाऊंगी? वो हिम्मत जुटाकर हॉल में जाती है, जहां उषा देवी टीवी पर अपनी पसंदीदा सीरियल देख रही थी। मम्मी जी, वो मेरी कॉलेज की सहेलियों का फोन आया था, वो सब मिलकर ना परसों मनाली जा रही, सिर्फ लड़कियां हैं। क्या मैं भी 4 दिनों के लिए जा सकती हूँ? मनाली? बेटा वही सहेलियां है ना जो बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। जी मम्मी जी। बेटा देखो, बात परमिशन देने की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुझे वहां नहीं जाना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। मेरी बात मान, तुम्हें घूमना है तो सुशांत के साथ जा, बच्चों के साथ जा, लेकिन उन सहेलियों के साथ मत जा। तू जहां कहेगी सुशांत तुम्हें ले जाएगा। पर क्यों मम्मी जी? वो तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। क्या औरत की अपनी कोई लाइफ नहीं होती? वो जो करे परिवार के साथ और उनकी मर्जी से ही करे। देखो बहू, तुमने मुझे गलत समझ लिया। तुम्हारी वो सहेलियां अब आसमान में उड़ रही हैं, कॉर्पोरेट लाइफ जी रही है। तुम यहाँ घर में सुबह से शाम तक घर संभालती हो। तुम्हारा उनका मेल अब नहीं बैठेगा। तुम वहां जाकर अनकंफर्टेबल महसूस करोगी। वो तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। अरे मम्मी जी, आप भी ना कितनी पुरानी सोच रखती हैं। वो सब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई में तो मैं उनसे आगे ही थी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो फिर तुम्हारी मर्जी। अगले दिन मनाली के कालीशान होटल के कैफे में चारों सहेलियां बैठी थी। वो अपने अपने बच्चों की पढ़ाई की बात कर रही थी, तभी आकृति को कुछ याद आया। यार पूजा, आज तुम कितनी सक्सेसफुल हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है कॉलेज का वो 3rd सेमेस्टर, जब तुम्हारी मैथ में बैक लग गई थी, कितना रोई थी और कह रही थी अब तो लाइफ बर्बाद हो गई। हाँ याद आया, भले ही मेरी बैग लग गई थी, पर आज देखो, आज मैं देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में हेड एचआर हूँ। आज मैं दूसरों का करियर डिसाइड करती हूँ। और आकृति, तुमने तो यूनिवर्सिटी टॉप किया था, पर आज तुम क्या कर रही हो? वही पुरानी घिसी पिटी हाउसवाइफ वाली लाइफ। सच में तुमने अपनी पोटेंशियल पूरी तरह वेस्ट कर दी। वही तो यार, मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई लड़की इतनी पढ़ाई करने के बाद घर में रहकर सिर्फ दाल में तड़का कैसे लगा सकती है। हमारी लाइफ देखो, सुबह जूम कॉल, दोपहर को क्लाइंट मीटिंग, शाम को कलीग्स के साथ कॉकटेल। इससे कहते हैं असली मॉडर्न वुमन की लाइफ। जेब में पैसा, हाथ में गाड़ी और जी भर के आजादी। अरे नहीं नहीं, घर संभालना भी एक मैनेजमेंट ही है। तुम उसे छोटा काम क्यों समझती हो? तभी फोन बजता है। Oh my God, it's my boss. Excuse me. Hello, sir. Yes, I know I'm on leave, but the new project deliverables are ready. I will review it right now. देखा तुम लोगों ने, मेरे बिना ना ऑफिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। बॉस मेरे बिना बिल्कुल अंधा है। बोल रहा है छुट्टी कैंसिल करके जल्दी आ जाओ। मेरा भी यही हाल है। स्विट्जरलैंड वाले क्लाइंट सिर्फ मेरे मेल का रिप्लाई करते हैं। लीव पर भी चैन नहीं है यार।
सब अपनी अपनी नौकरियों और ऊंचे ओहदों का दिखावा करने में व्यस्त हो जाते हैं। आकृति चुपचाप बैठी अपनी ठंडी होती कॉफी को देखती रहती है। तभी आकृति का फोन बजता है। हाँ नेहा, बोलो। भाभी आफत आ गई। वो विनीत के घर वाले अचानक आ रहे हैं। मैं उनके लिए बेसन के पकौड़े बनाने जा रही थी, लेकिन ये बेसन इतना पतला हो गया, मुझसे नहीं हो रहा है भाभी। वो लोग क्या कहेंगे? अरे नेहा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। आकृति ने नेहा को समझा बुझाकर अभी फोन रखा ही था कि तुरंत सुशांत का फोन आता है। आकृति यार, फिर से बग आ गया मेरे सिस्टम में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। ऊपर से कोई सॉक्स भी नहीं मिल रहा है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सुशांत जी, मुझे बताओ, मैं देखती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वही करती जाओ। अलमारी में नीचे देखो, सारे सॉक्स वही हैं। अब शांत होकर अपना लैपटॉप खोलो। जब आकृति फोन रखती है तो देखती है उसकी चारों सहेलियां उस पर ऐसे हंस रही है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ओह माय गॉड आकृति, सीरियसली? तुम मनाली के इतने सुंदर पहाड़ों में बैठी हो और वहां से तुम बेसन का डिब्बा और पति के मुंह से लॉकेट कर रही हो। तुम्हारी जिंदगी बस इसी मिर्च मसाले और नमक बेसन के बीच सिमट कर रह गई है क्या? यार सच में इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब ससुराल में तुम्हें रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। तुम तो बिल्कुल एक 24 घंटे की नौकरानी जैसी लाइफ जी रही हो। हमें देखो, वी आर द इंडिपेंडेंट मॉडर्न वीमेन। ये सब सुनकर आकृति दुखी हो जाती है। शाम को सभी सहेलियां मनाली की बेहद मशहूर और महंगे क्लब में पार्टी के लिए जाती है। तभी वहां कॉलेज के दो पुराने दोस्त विकास और अमित मिल जाते हैं। अरे पूजा, निशा, कीर्ति, तुम लोग यहाँ? क्या बात है, पूरा मैकेनिकल ग्रुप यहाँ इकट्ठा है। और ये तो हमारी यूनिवर्सिटी टॉपर आकृति है ना, पहचानने में नहीं आ रही, इतनी शांत कैसे बैठी हो? अरे अमित, अब ये वो आकृति नहीं है, अब फुल टाइम हाउसवाइफ बन चुकी है। घर में चौका बर्तन संभालती है। क्या आकृति, तुम और हाउसवाइफ? यार तुम तो क्लास में हम सबको फेल कर देती थी और अब तुम घर में बैठकर सिर्फ बर्तन धो रही हो। क्या यार, तुमने तो हम इंजीनियर्स का नाम ही डुबो दिया। आजकल के जमाने में जो लड़की पैर पर खड़ी नहीं है उसकी समाज में वैल्यू ही क्या है। और ठीक है, अगर अनपढ़ होती तो समझ में भी आता, पढ़ लिख कर ये सब। वो एक्चुअली जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। छोड़ो यार विकास, अब जो काम नहीं करता उससे क्या बिजनेस की बातें करना। पूजा तुम बताओ, तुम्हारी कंपनी का वो नया आईपीओ कब आ रहा है? सभी लोग आकृति को पूरी तरह नजरअंदाज करके कॉर्पोरेट, शेयर मार्केट और अपने बड़े बड़े पैकेजेस की बात करने लगते हैं। आकृति कोने में खड़ी अपनी ड्रिंक का ग्लास पकड़े हुए खुद को बेहद अकेला और अपमानित महसूस करती है। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं और दौड़ती हुई अपने होटल के कमरे में आ जाती है। हाँ आकृति, क्या हुआ बेटा, इस समय फोन किया? सब ठीक? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, रो रही थी क्या? मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी सहेलियां, मेरे पुराने दोस्त सब मुझे बहुत छोटा समझ रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग तो मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मम्मी जी। मैं कल सुबह की पहली बस से घर वापस आ रही हूँ। आकृति, तुम वर्मा खानदान की बहू हो और कॉलेज की टॉपर रही हो, ऐसे रो कर मैदान छोड़कर भागोगी? तुम कहीं वापस नहीं आओगी। तुम जिस होटल में रुकी हो, मुझे उसका पूरा नाम और पता अभी व्हाट्सएप करो। पर क्यों मम्मी जी? जितना कहा है उतना करो, बस एक दिन की बात है। ओके मम्मी जी। अगले दिन सुबह 11 बजे। यार कल आकृति रात को बीच में ही भाग गई, बेचारी का मोरल बिल्कुल डाउन हो गया था। आखिर सच तो कड़वा होता ही है ना। तभी होटल के मुख्य दरवाजे से एक साथ 5 बुजुर्ग महिलाएं जो पूरी तरह से भारी साड़ियों और गॉगल्स में है एंट्री लेती है। सबसे आगे उषा देवी चल रही थी। ओह माय गॉड, ये तो मेरी मम्मी जी है। और उनके पीछे मेरी सास। मेरी भी सास है। ये सब यहाँ क्या कर रही है? मम्मी जी, आप यहाँ इस उम्र में और इस ठंड में मनाली, आप सब एक साथ कैसे? क्यों बेटा जी, अगर बहुएं अपनी ट्रिप मना सकती है तो क्या देश की सासों को ट्रिप पर आने का हक नहीं है? हमने सोचा कि तुम लोग यहाँ अकेली बोर हो रही होगी, तो क्यों ना हम सब मिलकर सास बहू की जुगलबंदी करें। मम्मी जी, आप सच में आ गई? हाँ, अपनी बहू की पीठ मजबूत करने आई हूँ। पूरा दिन सब खूब एंजॉय करते हैं। शाम को होटल के बैंक्वेट हॉल में एक बड़ी गैदरिंग होती है, जहाँ सभी सासों और बहुओं का ग्रुप बैठता है। वहाँ चाय नाश्ते का दौर शुरू होता है। अरे उषा जी, क्या बताएं, हमारी पूजा तो इतनी बड़ी एचआर है कि इसके बिना कंपनी बंद हो जाए।
हमने घर में 3-3 नौकर लगा रखे हैं। सुबह का काम तो इससे बिल्कुल मैनेज नहीं होता। वर्किंग जो है, फिर भी सच कहे तो नौकरों के हाथ के काम में वो बात नहीं, चाहे जितना 4 पैसा खर्च कर लो। मेरी बहू भी लाखों कमाती है, घर के काम को तो हाथ भी नहीं लगाती। बच्चों के ट्यूशन, टीचर, कुक, आया, मेड सब मिलकर 5 नौकर है घर पर। तब तो बच्चे और घर से बहुत अच्छा चल रहा होगा ना? हाँ, बस चल ही रहा है। आया माँ तो नहीं बन सकती, और ट्यूशन टीचर आखिर कितना समय दे सकता है। सबकी अपनी सीमा होती है। हमारा समय और था, सारी दुनिया एक तरफ, बच्चों के काम एक तरफ। वैसे उषा जी, आपकी बहू आकृति तो सिर्फ हाउस वाइफ ही है ना? बेचारी ने इतनी पढ़ाई की, पर चलिए घर का काम तो कम से कम अच्छे से संभाल लेती होगी। बहन जी, आपकी बहुएं बेशक एचआर हो, इंजीनियर हो या किसी बड़ी कंपनी की डायरेक्टर हो, लाखों का पैकेज कमाती हो और कॉर्पोरेट की बड़ी बड़ी भाषा बोलती हो, पर जरा सच सच बताना, क्या आपकी बहुएं सुबह उठकर आपके घुटनों के दर्द के लिए सही मालिश का तेल ढूंढ सकती है? क्या आपकी कमाऊ बहुएं घर में मेहमान आने पर ऐसा डोसा या 3 लेयर जूस बना सकती है कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाए? अपने बच्चों के साथ साथ ननद और देवर के भी कॉलेज के असाइनमेंट करवा देती है मेरी बहू, इतनी गुणी है। और कम से कम 1 दर्जन बच्चे घर पर इससे कोचिंग लेने आते हैं। मेरे बेटे के ऑफिस के काम में मदद करने के अलावा ये घर के हर छोटे बड़े सामान की खुद ही मरम्मत और देखभाल करना जानती है। आप यूं समझ लो, इंसान तो क्या, घर के सामान भी इसकी उंगलियों पर नाचते हैं। इतने सालों में आपकी बहू के बराबर पैसा ना कमाया हो, लेकिन इसने रिश्ते, सम्मान और प्यार भरपूर कमाया है। मेरी बहू आकृति सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वो इस घर की सीईओ है। तुम लोग इसके मैकेनिकल इंजीनियर होने का मजाक उड़ाते हो ना? इस लड़की के दिमाग का लोहा पूरा मोहल्ला मानता है। घर का कोई भी उपकरण खराब होता है तो हमें किसी मैकेनिक की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। मेरी बहू 2 मिनट में उसे ठीक कर देती है। मेरी बेटी नेहा, जो आज कॉलेज में टॉप कर रही है, वो इसी की बदौलत है। इसके बच्चे क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं, क्योंकि उनकी माँ कोई आम ट्यूटर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी टॉपर है। इसके पढ़ाए बच्चे इंजीनियरिंग में हर साल टॉप करते हैं। इतनी गुणी है मेरी बहू। मम्मी जी आप। और सुनो लड़कियों, तुम लोग जो अपने ऑफिसेज में बड़ी बड़ी फाइलें संभालती हो ना, मेरी बहू अपने पति के बिजनेस का वो अकाउंटिंग लॉजिक और कंप्यूटर कोडिंग सिर्फ 2 मिनट में रसोई में कढ़ाई चलाते चलाते ठीक कर देती है। जिसके लिए तुम्हारी कंपनियां 2-2 लाख के एम्प्लॉय रखती है, वो अपने पति की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टनर है। हमारे घर में कोई भी मुसीबत आए, आकृति ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। बहन जी, कह तो आप सही रही हैं, पढ़ी लिखी लड़की घर संभाले तो घर स्वर्ग बन जाता है। तुम लोग कमाती हो, अच्छी बात है, लेकिन इसकी तुलना तुम अपनी उन नौकरियों से मत करो। एक हाउसवाइफ की जगह किसी भी हाल में बाहर निकलने वाली औरत से कम नहीं होती। मेरी बहू का पद परमानेंट है और इस घर की वो असली मालकिन है। उषा देवी की ये बातें सुनकर पूजा, निशा, कीर्ति और उनके साथ आए दोस्त विकास और अमित का सिर शर्म से झुक जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ एक केबिन में बैठकर लैपटॉप चलाना नहीं होता। घर को संभालना, रिश्तों को बुनना और उनके साथ साथ अपने हुनर का इस्तेमाल करके पैसे कमा कर लाना, अपनी मर्जी से अपने परिवार के लिए खड़े रहना भी एक बहुत बड़ी कला और गरिमा का काम है। आकृति, मुझे माफ कर देना। हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि हम असली हुनर और तुम्हारी चॉइस की इज्जत करना ही भूल गए। तुम्हारी सास ने आज हमारी आंखें खोल दी। बात तो सही है, ननद देवर से तो बात तक करने की फुर्सत नहीं है हमारे पास। पति और बच्चे भी मेड के भरोसे हैं। जीवन में चाहे जितना तेज दौड़ो, कुछ न कुछ तो पीछे छूट ही जाता है। इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए जो आज हमारे पास है। कोई बात नहीं पूजा, अपने मन में कोई बोझ मत रखना। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी मेरी पहली जिम्मेदारी है। गाइस, इस दुनिया में हर काम की अपनी एक अनूठी वैल्यू होती है। कोई लड़की कॉर्पोरेट ऑफिस की चेयर पर बैठकर देश चला रही है तो वो उसकी काबिलियत है, लेकिन अगर कोई बेहद पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट लड़की अपनी मर्जी से अपने परिवार की खुशियों के लिए हाउसवाइफ बनने का फैसला करती है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो कमजोर है या उसने अपना करियर बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों, हाउसवाइफ होना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चॉइस है। एक पढ़ा लिखा और सशक्त दिमाग जहां भी रहेगा, चाहे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बोर्ड रूम हो या फिर घर की रसोई,
वो अपनी रोशनी से उस जगह को चमका ही देगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। बीवी हो तो तुम्हारे जैसी, बिना बोले कितना अच्छा काम कर देती है। मैं सोच ही रहा था कि कौन सी टी शर्ट पहनूं, और देखो तुमने सब प्रेस करके रख भी दिया। आप भी ना ज्यादा ही तारीफ करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, सचमुच तुम काफी अच्छा काम करती हो। अरे रमन, हो गया तेरा काम या मैं आऊं? कोई मदद चाहिए? नहीं मम्मी, नीतू है ना, इसने सब कर दिया। ये अपने आप समझ जाती है। हाँ हाँ पता है, तू और तेरी बीवी नंबर 1। ऐसे ही थोड़ी ना बोलता हूँ, ये काम ही ऐसी करती है। चलो मैं चलता हूँ ऑफिस, शाम को मिलते हैं। रमन ऑफिस चला जाता है और नीतू की ननद उसे कपड़े प्रेस करने को बोलती है। भाभी, अपने कामों से फ्री होकर मेरे कपड़े प्रेस कर देना। अरे इसमें प्लीज बोलने की क्या बात है, और वैसे भी मैंने कल ही कर दिए थे। मुझे पता है आपको एक भी सलवट पसंद नहीं है। वैसे ना भैया सही कहते हैं, बीवी नंबर 1 आपको। वो अपना सुबह का काम खत्म करके कपड़े धोकर सुखा देती है। जब शाम तक उतार कर लाती है तो वो देखती है कि रमन की फेवरेट शर्ट पर चिंकी के सूट का रंग लग गया है। अरे ये मेरी लकी शर्ट है, जब भी ये वाली शर्ट पहनता हूँ मेरे सारे काम हो जाते हैं, इस पर रंग कैसे लग गया? सुनो, दीदी को पता नहीं था उनके सूट का रंग निकलता है। मैं होती तो कपड़े अलग अलग धोती। अब आप उनसे मत कहना कुछ, मैं कर दूंगी इनको साफ। नीतू अपना घरेलू नुस्खा लगाकर शर्ट बिल्कुल साफ कर देती है और सुबह तक प्रेस करके भी रख देती है। अरे वाह, ये तुमने कैसे किया? ये सब छोड़िए, मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। ये शर्ट की बात तो दूसरी है, आप इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे हैं वो आज जरूर सफल होगी। तुम्हें पता है नीतू, तुम जो मुझे ऐसे हर चीज में सपोर्ट करती हो ना, ये मेरा हौसला बढ़ाता है। मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होती, काफी कॉन्फिडेंट रहता हूँ। मेहनत तो आपकी होती है, मैं बस आपको खुद पर भरोसा करना ही सिखाती हूँ। रमन और नीतू जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, हमेशा एक दूसरे का सहारा बने खड़े रहते थे। रमन तो बिल्कुल ऐसा था जैसे नीतू के बिना एकदम नहीं उठ सकता हो। उसे बात बात पर उसकी सलाह लेने की आदत थी। फिर नीतू थी भी समझदार। एक दिन रमन सबको शॉपिंग लेकर जाता है। आप लोग अपना देखो, मैं वहाँ अपने लिए वेस्टर्न देखती हूँ। सुनो, वहाँ पर डिस्काउंटेड है, अपन वहाँ चलते हैं। अरे नहीं, डिस्काउंटेड में पुराने कपड़े मिलते हैं जो चलते ही नहीं, हम फ्रेश लेंगे। तुम अपने लिए फ्रेश स्टॉक ले लो। अरे नहीं, देखो अभी दीदी भी आई है हमारे साथ, उनको फ्रेश लेने दो, मैं डिस्काउंट वाले ले लेती हूँ। अरे दोनों फ्रेश ले लो ना, क्या डिस्काउंट लगा रखा है, और सबके लिए ही फ्रेश लो, डिस्काउंट स्टॉक कोई नहीं पहनेगा। सब शॉपिंग से वापस आ जाते हैं और नीतू सास को सामान दिखाने लगती है। ये सब तो कपड़े ठीक है, ये एक्स्ट्रा साड़ी और सूट किसके लिए लाई हो? माँ जी, वो बुआ जी का आना जाना लगा रहता है ना, तो ये सब तो चाहिए ही होता है, इसलिए ले आई। हाँ, उनके लिए डिस्काउंटेड ही लाई होगी जिससे मेरी नाक कट जाए। नहीं माँ, हम सबके लिए फ्रेश सामान ले आए हैं। ये सबके लिए तो फ्रेश ले रही थी, अपने लिए डिस्काउंट वाला ले रही थी, मान ही नहीं रही थी। मैंने जिद की तब खुद के लिए फ्रेश सामान लिया। सबके लिए इतना सोचती है, अब बेकार भाई कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हो इसके लिए। हाँ भाई, पता ही नहीं था, एक शब्द तो बोल नहीं सकती तेरी बीवी को। हाँ। आधी रात को नीतू देखती है कि रमन उठकर बैठा होता है। क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे? चिंकी भी बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करनी है, बाबूजी तो रिटायर हो चुके हैं, अब मुझे थोड़ा थोड़ा जमा करना होगा। हाँ बिल्कुल करेंगे, पर अभी तो 2-4 साल ही तो है, हो जाएगा। अभी तो आप सो जाइए, मुझे तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। हाँ, थोड़ा सा बुखार सा लग रहा है। वो देखती है तो रमन को बहुत तेज बुखार होता है। वो किसी को नहीं उठाती, खुद ही दवाई ढूंढती है, पानी पिलाती है, सर दबाती है और कोशिश करती है कि वो सो जाए। रात भर उसके पास बैठी रहती है। जब सुबह के 9 बजे तक नीतू रसोई में नहीं आती तो उसकी सास उसे देखते हुए आती है। वाह, महारानी सो रही है अभी तक, और आज रमन को क्या हुआ, ये भी सो रहा है। माँ की आवाज से रमन जाग जाता है। वो बताता है कि ये रात भर सोई नहीं उसकी वजह से। देख लो माँ, मैं ऐसे ही इसे इतना नहीं मानता, ये कितना करती है मेरे लिए। इसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। इसने जब किसी को उठाया नहीं तो कैसे पता चलेगा? तू बस इसके पीछे पागल है। दोनों की आवाजें सुनकर नीतू भी उठ जाती है। थोड़ा लेट हो गया उठने में, मैं जाती हूँ तैयार होने। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रात भर की जागी हो तुम सोती रहो। मैं माँ और चिंकी से कह देता हूँ, आज वो देख लेंगी काम। माँ, चिंकी को बोलो ना थोड़ा रसोई में मदद करवा दे आपकी, इसे सोने दो। अरे कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, दिन में सो जाऊंगी। जब मैं बोल रहा हूँ तो सो जाओ थोड़ी देर, तो फिर क्या बात है, मैंने भी दवाई ले ली है, मैं भी ठीक हूँ अब। रमन ऑफिस चला जाता है। नीतू को नींद आ जाती है और सास और ननद चिक चिक करते हुए सारा काम करती है। भैया बिल्कुल भाभी के काबू में आ चुके हैं। ऐसा भी क्या है, जरा सा जागी ही तो है रात को,
वो भी अपने ही पति के लिए। ऐसा क्या किया है उसमें? अब क्या कर सकते हैं इसमें? तबीयत खुद भाई की ठीक नहीं है, पर खुद से ज्यादा भाभी की चिंता है उसको। दोनों जैसे तैसे काम निपटा कर टीवी देखने बैठ जाती हैं। तभी देखती है रमन हाफ डे लेकर ऑफिस से वापस घर आ गया है। अरे बेटा, तू ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है? क्या हुआ भैया, बुखार ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो नीतू की वजह से आ गया। उसकी नींद पूरी नहीं होती तो उसे माइग्रेन हो जाता है ना, पता है मुझे। आपने उठाया तो नहीं उसे? हम क्यों उठाएंगे? पर वो खुद ही कपड़े धोने बैठ गई, हमने नहीं बोला। क्या कपड़े धो रही है? माँ, आप भी तो कर सकती थी ना, चिंकी से कह देती, एक दिन वो धो देती कपड़े तो क्या हो जाता। भैया मम्मी से क्यों कह रहे हो कुछ? आप खुद जाकर पूछ लो, हमने बोला हो तो कपड़े धोने के लिए। वैसे भैया आप ना बिल्कुल पगला गए हो भाभी के पीछे। वैसे भी क्या करती है, जो सब पत्नियां करती है अपने पति के लिए वही तो कर रही है वो भी। पता नहीं, मुझे तो लगता है कुछ जादू वादू कर दिया है बहू ने इस पर। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, ना वो कुछ बोलती है ना वो कुछ सिखाती है मुझे। मैं रहता हूँ उसके साथ, उसके मन की बातें जानता हूँ। वो बहुत अच्छी है। अब देखो तबीयत खराब है फिर भी काम करने उठ गई। मैं जाता हूँ उसकी मदद करवाने। आपको खुद सोचना चाहिए था, जब मैं बोलकर गया था आप भी तो करवा सकते थे ना उसके साथ काम। भाई रमन, तुम खुद ही बात कर लो उससे। हमने बोला था उसे काम करने के लिए? बोलो ना, हमने काम करने के लिए बोला, ना ही हमने उसे उठाया, बल्कि हमने तो अभी तक का सारा काम भी कर दिया है। रमन अपने ऑफिस का काम छोड़कर नीतू की मदद करवाने चला आता है। यहाँ पड़ोसन भी देख लेती है। अगले दिन रमन के ऑफिस जाने के बाद वो आती है। अरे भाई क्या बात है, सब ठीक है घर में? तुम्हारी तबीयत ठीक है? कल मैं रमन को देख रही थी, वो कपड़े सुखा रहा था। बड़ा मेरी तबीयत खराब होने पर कुछ करवाएगा वो। बीवी की पूछ बने घूमता रहता है। जरा सा उसके सर में दर्द क्या हो गया, ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गया। क्या कह रही हो शांता, ये तो कमाल हो गया। यहाँ तो एक गिलास पानी भी नसीब में नहीं है। तुम अपना क्या बता रही हो? या हम सारा दिन काम कर करके मर जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं है कि तुमने खाना खाया या नहीं। ये अनोखा बेटा पता नहीं कहाँ से आया है, जो सारा दिन बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। अपना अपना नसीब है। लट्टू तो मेरा बेटा भी है बहू पर एक हद है, सीमा से घर के काम को तो हाथ लगवाता ही नहीं है, बस किसी चीज की कमी नहीं होने देता। ये तो कुछ नहीं, मुझे पता है। अभी तो वो उससे रात का खाना भी नहीं बनवाएगा। महारानी के सिर में दर्द जो हो गया है, बेटे ने पूरा घर सर पर उठा रखा है। कुछ टाइम में ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। अरे भाभी जी, हमारी बेटी के लिए कोई आपके बेटे जैसा दामाद ढूंढ दीजिए। सुना है सारा दिन उसके घर के कामों में ही लगा रहता है। ऐसा दामाद मिल जाए तो बेटी कितनी सुखी रहे। वही तो दुख है, दामाद मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरा बेटा ऐसे ही निकल गया। माँ, आपको पता नहीं है, इसने अभी से चिंकी की शादी की तैयारियां कर रखी है। थोड़ा थोड़ा बचाती रहती है। इसके मायके से भी जो भी आता है ना, सारा इस्तेमाल नहीं करती, सब उठा कर रख देती है अपनी ननद की शादी के लिए। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं, तू कुछ ज्यादा ही सोचता है। अब देख, शर्मा जी की बहू पापड़ मंगोड़ी अचार सब घर में बना लेती है, नीतू को कहाँ आता है ये सब बनाना? तो क्या हो गया माँ, वो इतना तो करती है जितना अपने घर वालों को जरूरत होती है। अब इसमें तुलना वाली कोई बात नहीं है। भाई तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ये बात इतनी फैल जाती है कि रमन की बुआ जी तक पहुंच जाती है। अच्छा ऐसा, रमन उस बीवी को नंबर 1 बोलता है? ऐसा क्या हुनर है भाई, हम भी तो देखे। बुआ जी अपनी बहू आरती को लेकर शांता के यहाँ पहुंच जाती है। अरे आरती, जरा सबके लिए नींबू पानी बना ला। आरती बिना 2 मिनट बैठकर नींबू पानी बना लाती है। देखा कितना बढ़िया बना है, क्यों रमन, है ना बढ़िया? हाँ बुआ जी, बहुत ही बढ़िया है। नीतू बना लेती है ऐसा? नहीं बुआ जी, नीतू ऐसा तो नहीं बनाती, पर जैसा भी बनाती है मुझे अच्छा लगता है। हाँ हाँ ठीक है, आरती जरा वो चटनियाँ तो निकाल जो तूने बनाई थी। शांता, हम तेरे लिए भी लाए हैं, तेरी बहू को नहीं आता ये सब बनाना, सोचा हम ही ले चले, जरा चक्कर बता कैसा है। बहुत ही स्वाद है चीची। ये सब तुम यहीं छोड़ जाना, आरती वापस बना लेगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब तेरी बहू को नहीं बनाना आता तो यही करेगी तू। कहीं ना कहीं से तो मांगना ही पड़ेगा, तू सीख क्यों नहीं लेती? नहीं तू बहुओं को तो ये सब आना ही चाहिए। जी बुआ जी। इतने में रमन बोल पड़ता है। आरती, तुम्हें वो साबुत हल्दी की सब्जी, पापड़ की सब्जी, ककड़ी की सब्जी ये सब बनाना आता है? ये सब तो मैं पहली बार सुन रही हूँ भैया, ये सब कौन खाता है और कहाँ? हम खाते हैं ये सब, और नीतू इतनी टेस्टी बनाती है कि पूछो मत। आज यही बनाना नीतू। रात को नीतू यही सब बनाती है और सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बुआ जी, आरती को बोलिए ये सब सीख लेगी।
अब इसकी भी तो बेटी है, आगे जाकर काम आएगा ये सब। जब माँ को नहीं आता ये सब तो वो बेटी को क्या सिखाएगी? क्यों बुआ जी, सही कह रहा हूँ ना? कावेरी यहाँ वहाँ देखने लगती है। रमन अंदर जाकर काम करने लगता है। देखा जीजी, मैंने कहा था ना, नीतू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। बस ये और इसकी बीवी नंबर 1, नीतू के आगे इसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। हाँ, देख तो मैं भी रही हूँ। एक काम करते हैं, दोनों में एक कंपटीशन करवाते हैं, लेकिन ये बात दोनों को ही पता नहीं लगनी चाहिए कि कंपटीशन हो रहा है। अपन बोल देंगे जो आरती बनाएगी वो मैं रखूंगी और जो नीतू बनाएगी वो बुआ जी ले जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब दोनों बहुओं को बोला जाता है, आरती, नीतू सुनो, अब देखो हम दोनों से ही काम नहीं होता। ऐसा करो आरती, जब तक यहाँ है घर के लिए नाश्ता बना लो, जैसे मठरी, लड्डू, चिड़वा, साखे। ये आइडिया तो सही है। तो नीतू फिर तुम भी बना लो ये सब कुछ, तुम दोनों का मन भी लग जाएगा और काम भी हो जाएगा। बाकी काम हम देख लेंगे। इस बात से अनजान की दोनों की सासें इनके बीच कंपटीशन करवा रही है। दोनों बहुएं तैयार भी हो जाती है। नाश्ता बनवाना तो बहाना है, मुझे पता ही है आरती ही ज्यादा अच्छा बनाएगी। जो रमन सारा दिन नीतू नीतू करता रहता है ना, उसका भ्रम टूटेगा कि उसकी बीवी जो करती है वो बहुत आम सी बात है, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ बुआ जी, मुझे भी पता है। अभी रमन ने दूसरे घर की लड़कियों को देखा ही कहाँ है, कितना कुछ करती है, एक से एक काम आता है सबको। कोई चादर बना लेती है, कोई पापड़ मंगोड़ी बना लेती है, एक तो पार्लर भी चलाती है, कोई ट्यूशन पढ़ाती है। पर रमन को अपनी वाली के आगे कोई दिखता ही नहीं है। चल ठीक है ना, कोई बात नहीं। चिक चिक तो नहीं करती ना तुझसे, लड़ाइयाँ तो नहीं करती ना तुझसे? नहीं नहीं जीजी, ये सब तो बिल्कुल नहीं। जिस दिन से आई है मुंह पर ताला लगा कर आई है, एक शब्द उल्टा नहीं बोलती, बस एक यही बात है। कुछ देर भी रमन चाय के लिए बोलता है, ला मैं बना दूं, आज मेरे हाथ की भी पी कर देख ले। नहीं बुआ जी, वो बना देगी, उसको मेरा स्वाद पता है। अरे बचपन में पाला है तुझे, मुझे भी पता है तू कैसे पीता है। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। वो ना, मैं थोड़ा बीमार ज्यादा रहता हूँ तो वो कुछ डालती है चाय में जिससे मैं स्वस्थ रहूं, और मुझे काफी फायदा भी हो रहा है। अब क्या डालती है उसे ही पता है, बिल्कुल फिक्स टाइम पर चाय दे देती है मुझे। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी नीतू सबके लिए चाय ले आती है, और रमन के लिए भी अलग से चाय होती है। ला मुझे भी थोड़ी सी टेस्ट करवा दे। नीतू 2 घूंट उसकी कटोरी में डाल देती है। हाय हाय, कितनी ज्यादा गंदी है, कैसे पीता है तू इसे? आपको गंदी लगेगी क्योंकि आपको आदत नहीं है, मेरे लिए अमृत है। मैं तो सालों से पी रहा हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है, मुझे तो यही सही लगती है। कावेरी और शांता दोनों का मुंह बन जाता है। रहने दो जी, वो नहीं सुनेगा। 1-2 दिन निकलते हैं, दोनों बहुओं के नाश्ते तैयार हो जाते हैं। सब चखते हैं, सबको ही आरती के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। बल्कि नीतू भी बिना किसी जलन की भावना के उसके नाश्ते की तारीफ कर देती है। आप तो बड़ा ही स्वाद बनाती हो, मुझसे ऐसा नहीं बनता। मैं तो बोल ही रही थी कि बहू बहुत अच्छा बनाती है, जरा रमन को भी चखा दे। अरे वाह, काफी अच्छा बना है, मजा ही आ गया। ये सुनकर जैसे शांता अंदर ही अंदर खुश होती है कि अब तो वो नीतू के लिए जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। क्यों नहीं, तो बढ़िया बना है ना? हाँ, बहुत ही टेस्टी है, मुझसे ऐसा नहीं बनता, मेरे बनाने का तरीका अलग है। हाँ, तुम अलग बनाती हो और मुझे तो तुम्हारे हाथ का ही अच्छा लगता है। ये सुनकर भाई शांता, कावेरी और आरती का मुंह बन जाता है। माँ, बुआ जी, मैं जानता हूँ आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं देख नहीं सकता? नीतू कुछ कह नहीं रही, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझ नहीं आ रहा। आपको क्यों तुलना करनी है एक बहू की दूसरी बहू से? क्या मिलेगा ये करके? कोई किसी चीज में माहिर होता है, कोई किसी चीज में। जब से आप लोग आए हो, नीतू ने तो एक बार भी आरती को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, और आप तीनों तब से ही चाह रहे हो कि किसी तरह उसे नीचा दिखाया जाए। सबका काम करने का तरीका, देखने का, परखने का तरीका अलग होता है। क्यों तुलना करना है 2 लोगों में? मुझे अभी आरती के हाथ का नाश्ता ज्यादा अच्छा लगा, बस 1-2 बार के लिए बहुत है। मैं खाऊंगा तो नीतू के हाथ का ही, मेरी जुबान पर उसी का स्वाद चढ़ा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरती गंदा बनाती है। ये सुनकर सबकी आंखें नीची रह जाती हैं। नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बीवी मेरे लिए जो भी करती है, जैसे करती है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। वो हमेशा ही मेरे लिए बीवी नंबर 1 रहेगी।